Okay, all right. Okay, all right. Hope you did it well. अब ये तो मिस्टेक हो गई अब आपसे without even answering it. Obviously, you won't be able to get any marks for that because you have to complete the answers in a given time, जो कि आपका एग्जाम का एक टाइम होता है. जी, they were lengthy because you have got plenty of time to answer 4 questions. ठीक है, more than 10 minutes each. I think इतना आपको एक 10 मिनट्स के आसपास आपको एक का आंसर करना था. ठीक है जी, लेंथी ही थे. सारे नहीं थे मगर कुछ लेंथी थे. तो आपको यूज टू होना है कि लेंथी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना होता है. उसको शॉर्ट करना होता है. आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, मतलब सारे पॉइंट्स भी आ जाएं. जी, 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, वुड यू लाइक टू लिसन टू द की फर्स्ट? SCQs की मैं आपको की करवा देता हूँ अभी. MCQ की तो वहाँ होती है लिखी हुई. एंड आई रीचेक्ड, उसके अंदर नहीं कोई मसला था. तो SCQs क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास आए, आंसर्स आपको नहीं राइट अवे पता लगे होंगे. हो सकता है कि कुछ सिनेरियोज थे उसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो यहाँ दूर कर लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट 10 मिनट्स हम वी ट्राई टू फिनिश अप द की फॉर टुडेज GT. ठीक है. ओके, I won't be able to display it here, but rather uh, I will speak. um, verbally मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में. ओके, हो सकता है आपको जो फॉर्मेट आया हो वो डिफरेंट नंबर्स के लिहाज से आया हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और डिस्प्ले हुआ हो. ठीक है. मगर मैं आपको चारों क्वेश्चंस अभी किसी भी आपको ऑर्डर से आए हैं, डजेंट मैटर, मगर आपको याद होगा कौन कौन से क्वेश्चंस थे. साइकोसिस मीन्स नॉट नेसेसरली हेलुसिनेशंस. उसके अंदर हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं. दैट हेलुसिनेशन कैन बी वन साइन और सिम्टम. ठीक है. मगर साइकोसिस it's a disorder consisting of so many things. Hallucinations can be a part of psychosis. मगर सिर्फ hallucination को psychosis नहीं कहेंगे. ठीक है. Hallucinations psychosis का part होती हैं. Okay, जी, let's start with the key. Question number 1. A 42 years old male presents to the emergency department at Avicenna Hospital with a history of nausea, vomiting, severe pain and right hypochondrium after taking a fatty meal. अब आप लोगों का लेवल थोड़ा सा मतलब बिगिनिंग लेवल पे है, बिगिनर्स हो आप. ठीक है. तो राइट अवे शायद आप ना पिक कर पाए हो, मगर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है बेसिक एनाटॉमी की तो यू कैन हैव अ क्लू किसको क्या हो रहा है. नेक्स्ट जो स्टेम थी इसकी, एग्जामिनेशन रिवील्स येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा एंड स्किन. ऑब्वियसली यू वर अपीयरिंग इन अ एग्जाम जो कि ह्यूमन प्रोफाइलिया का था और उसके अंदर जॉन्डिस वाज अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को देखा जाए तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के इर्द गिर्द में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वन इज लिवर, द अदर वन इज गॉल ब्लैडर. और वो पेन कह रहा है. ठीक है. सो प्रोबेबली स्टोन हो सकता है उसके गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है. ओके, न्यूमरेट नॉर्मल हीमोग्लोबिन टाइप्स. ठीक है. आपने कुछ हीमोग्लोबिन टाइप्स के नाम बताने थे. लिपिनकॉट पेज नंबर 35 के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है. ठीक है. हीमोग्लोबिन ए, फीटल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन A1C. ठीक है. ये सारा आपने सिर्फ नाम लिख देना थे. दैट इज इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट बिटवीन हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. ठीक है. हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इसका डिटेल जो कि आपको आंसर मिलेगा दैट वुड बी ऑन लिपिनकॉट पेज नंबर 282. हेपेटिक जॉन्डिस का आपको पता है क्या होता है? हेपेटिक जॉन्डिस इज रिलेटेड टू एनी पैथोलॉजी रिलेटेड टू लिवर. ठीक है. कोई भी हेपेटाइटिस या ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके हेपेटोसाइट्स को अफेक्ट कर रही है. ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, अनकंजुगेटेड फॉर्म को कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करने देता. ठीक है, या कर पाता. उसकी वजह से हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है. पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था. उसका मतलब ये है कि एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनी पैथोलॉजी, वंस द आप कह लो पोस्ट हेपेटिक. पोस्ट हेपेटिक का मतलब है कि जब लिवर के बाद
चीज़ें जितनी भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल डक्स आ रही हैं, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, गॉल ब्लैडर आ रहा है, ठीक है, सीबीडी मेनली, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है स्टोन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ठीक है, फिर सी ए हेड ऑफ द पैंक्रियास की वजह से, तो क्या होगा कि लिवर का फंक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बट आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बिल्कुल सही बनता है, बट उसको एक्सक्रीशन का वे आउट नहीं मिलता, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं उसको। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन for the conjugated bilirubin to get exit from the liver, या liver के बाद जितने भी channels हैं वहाँ से लेके intestine तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है, और जो उसका फेट है वो मुकम्मल नहीं कर पाता। सो ये आपने डिफरेंसेस बताने थे, ठीक है, पहले डेफिनेशन बतानी थी, फिर आपने देखना था कि उसके अंदर कौन सा प्रीडोमिनेंटली कौन सी फॉर्म होगी, फिर आपने कुछ एंजाइम्स के का मेंशन कर देना था, ए एल टी, ए एस टी वगैरह, ठीक है, उसका फिर आपने इफेक्ट बता देना था कि अगर फॉर एग्जांपल हेपेटिक जॉन्डिस है या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, उसके अंदर स्टूल का कलर कौन सा होगा, यूरिन को क्या इफेक्ट होगा। सो ये सारे डिफरेंसेस आपने इसके अंदर बताने थे, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और एससीक्यू नंबर 2। A 56-year-old man presented to Avicenna Hospital with a 1 week history of angina and shortness of breath. He complained that his face and extremities had a blue color. His medical history included chronic stable angina treated with isosorbide nitrate and nitroglycerine. Blood obtained for analysis was chocolate colored. दो चीजें आ गई हैं, ब्लू कलर एक्सट्रीमिटीज और चॉकलेट कलर्ड। यहीं से आपको ये पिन पॉइंट डायग्नोसिस होते हैं, आपको फौरन राइट अवे पता लग जाना चाहिए था यार ये कौन सी हीमोग्लोबिनोपैथी की बात हो रही है। Can I have your answers on the chat screen so that I will have an idea? Very good. Methemoglobinemia, ठीक है। सो रेफरेंस इसका लिखा हुआ है पेज नंबर 38। इसका पार्ट बी जो था आपने पार्ट ए था व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पार्ट बी है इसका व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमियाज एंड देयर कॉजेज। ये आपको लंबा लग रहा होगा, अब आपने इसको ब्रीफ करना था, अब आपने इसको ब्रीफ करना था इन अ वे कि आप सारे पॉइंट्स भी लिख दो, ठीक है। ऑब्वियसली जो मेन हेडिंग्स हैं उनको तो नहीं आप मिस करोगे, ठीक है। अल्फा थैलेसीमियाज हैं, बीटा थैलेसीमियाज हैं। बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर क्या होते हैं, इसी तरह अल्फा थैलेसीमिया के अंदर साइलेंट कैरियर या ट्रेट क्या होता है, और हेमोग्लोबिन एच डिजीज़ क्या होती है। सो ये सारा कुछ आपने एक सिंगल लाइनर आंसर के अंदर, मतलब हर एक हेडिंग के अंदर, तो मेरा ख्याल है इसको शॉर्ट करके लिख सकते थे। अगर आप ये हेडिंग्स पूरी कर लो और उसके अंदर सिर्फ सिर्फ एक एक लाइन लिख दो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। द मार्क्स से कितना है इसके 2 नंबर थे, राइट। सो 2 नंबर के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, अगर आपने नाम लिख दिया और बीच में मेन डिफेक्ट लिख दिया, अगले को बता दिया आपने एग्जामिनर को कि यार बीटा थैलेसीमिया का ट्रेट मुझे मालूम है कि इसका क्या मतलब होता है, या बीटा थैलेसीमिया मेजर का मतलब मुझे पता होता है एक लाइन के अंदर, ठीक है। सो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आपको बहुत डिटेल क्लिनिकल फीचर्स और ये वो नहीं लिखने की जरूरत थी, जो डिफरेंट टाइप्स का पूछा हुआ सिर्फ, ठीक है। और कॉजेज पूछे हुए हैं तो वो आपने सिर्फ यही कहना था, बताना था जीन्स के रिलेशन से, ठीक है ना, ये डिफेक्टिव होगी इसके अंदर, 2 होंगी इसके अंदर, ये, ठीक है, इस तरह करके बताना था, नाम नहीं मिस करने थे। क्वेश्चन नंबर 3, अ 60-year-old woman reported to medical OPD with a history of, अच्छा इसका मैंने रेफरेंस बता दिया आपको, हाँ, पेज नंबर 39 जो डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं थैलेसीमिया की। Question number 3 is 60-year-old woman reported to medical OPD with a history of weakness, lethargy, tiredness, and tingling sensation in lower limbs. Past history reveals gastrectomy 9 years back. Stomach निकाला हुआ उसका, ठीक है। On examination, she was anemic and had decreased vibration and position sense. Lab test revealed hemoglobin 7.1. Is it normal? 7.1. Is it reduced or above normal? 7.1. Hemoglobin किसी का हो तो क्या है? Reduced. So it is anemic. और आगे उसने बता दिया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, दैट मीन्स के एमसीवी जो है उसका दैट वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। आपके जहन में कौन कौन से विटामिन आते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया से? वेरी गुड, एक और भी होता है, वेरी गुड। ओके, अटेंडिंग फिजिशियन इज सस्पेक्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, आपको क्लू मिल गए, आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अगर कॉजेज बताएं तो यू आर रेडी टू आंसर इट। राइट डाउन 2 रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी रिक्वायरिंग कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ दिस विटामिन।
बेसिकली दो रिएक्शंस आपने बताने थे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है ये, ठीक है, और होमोसिस्टीन और मैथ्यूनिन के अंदर कन्वर्जन और फैटी एसिड्स की मिथाइल मेलानाइल कोए और आगे सक्सिनाइल कोए की, ठीक है। ये दो रिएक्शंस जो लिपिनकॉर्ड के हैं ये आपने बताने थे, ठीक है। ये 380 और 379 और 381, 379, 80 एंड 381 के ऊपर इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और पार्ट बी इसका है बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन दिस केस। तो आपने इफेक्ट्स ऑफ कोबालामीन डेफिशिएंसी बता देने थे, ठीक है, और बायोकेमिकल बेसिस उसकी बता देनी थी, उसकी थोड़ी इंटर रिलेशनशिप भी बतानी थी विद द फोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। सो 379, 380 एंड 381 ये तीन पेजेस के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। These are there are a number of vitamins which are required as coenzymes for routine bodily metabolic reactions. The deficiency of a particular vitamin may lead to deterioration of health in any individual by altering or dismantling normal metabolisms. पार्ट ए इसका है जर्नल स्टेटमेंट है, ठीक है। इट्स नॉट अ सिनेरियो कि आप उसके अंदर करेंगे, इट्स जर्नल स्टेटमेंट, बिकॉज आपको पता है ना मूडल की रिक्वायरमेंट है, आपको इनिशियल एक स्टेटमेंट देनी होती है। इट कुड बी अ सिनेरियो, इट कुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट, सो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग coming to you as far as Moodle exams are concerned. Enumerate water soluble vitamins, very easy question, ठीक है। मैंने एक दो बच्चों से असाइनमेंट देके करवाया भी था, ठीक है। जब आप डिटेल में पढ़ लेते हो तो ऑब्वियसली उसको इन्यूमरेट तो कर ही सकते हो, ठीक है। और वो चार्ट है, बेसिकली इट वाज ऑन पेज नंबर 377 लिपिनकॉर्ड, आपने उसको छाप देना था उसी तरह, ठीक है, स्ट्रेट अवे लिख देना था। पार्ट 20 का है व्हाट इज वर्निके कॉर्साकोफ सिंड्रोम एंड व्हाट इज इट्स कॉज। जी, कौन सा विटामिन डेफिशिएंट हो और कौन से लोगों के अंदर, क्या आता है जहन में? थायमीन, वेरी गुड। थायमीन की डेफिशिएंसी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर हो जाएगी तो फिर भी हो जाएगा नहीं? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज, अमेरिकन अल्कोहलिक नहीं बेटा, हसन मौजम, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन पाकिस्तान एज वेल। कौन सी खुशफहमी में बैठे हुए हैं आप? अमेरिका में नहीं सिर्फ होता, यहाँ आपके मुल्क में बड़ा कॉमन है जी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। यू हैव गॉट एन आइडिया, ठीक है। अल्कोहलिज्म इन शॉर्ट, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के केसेस के अंदर, उन लोगों के अंदर जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं उनके अंदर थायमिन डेफिशिएंसी इज हाईली लाइकली, और उनके अंदर वर्निके कॉर्साकोफ सिंड्रोम हो सकता है। सो आपने ये बता देना था जी, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके कुछ कॉजेज बता देने थे, ठीक है। इट्स रेफरेंस इज ऑन पेज नंबर 383, ठीक है। सो आई थिंक इट वाज अ इजी वन, आई मीन इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे आपके, ठीक है। मे बी देवर 4 इन नंबर, तो जाहिर है 4 के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछ सकते। आई मीन जो आपका रेगुलर जीटी होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 10 एमसीक्यूज, उसके अंदर फिर भी आप काफ़ी ब्रॉड रेंज आप क्वेश्चंस की टेस्ट कर सकते हैं, और आप भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा है जो मैं कितना रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें, ज़ाहिर है। मगर एमसीक्यूज ऑब्वियसली 40 हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और फर्दर भी चीज़ें पूछी गई होंगी, और ऑब्वियसली आपने अब आंसर कर दिया है। यू विल सूनर, आई थिंक कल आपको रिजल्ट इंशाल्लाह इसका मिल जाएगा। सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एससीक्यूज so that we move on to our lecture topic today? Okay ji, so this is the last vitamin which is left among all fat soluble vitamins, and पहले हमने water soluble का टेस्ट भी दे दिया आपने, तो we are done with basically vitamin K, vitamin A, vitamin D and vitamin E, ठीक है। so we are left with vitamin K। इसके ऊपर इसके बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, 2, 7, 9, 10। जब भी विटामिन के की बात होगी आपके जेहन में ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आने चाहिए, 2, 7, 9, 10, ठीक है। इसको याद कर लो, ठीक है। पूरे पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्रोम्बिन को याद रख लेना। फैक्टर नंबर जो 2 होता है उसका नाम थ्रोम्बिन होता है, बाकियों के नाम आप डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ोगे थर्ड ईयर में जाके, ठीक है। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है उसको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, बट आपको सिर्फ ये नंबर याद होने चाहिए, 2, 7, 9, 10, ठीक है। ओके जी, प्रिंसिपल रोल विटामिन के का क्या होता है, ठीक है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का पता है क्या होती है? हमने विटामिन डी किया
हमने विटामिन ए किया, जिसमें रेटिनोइक एसिड था, और विटामिन डी किया हमने। उसके अंदर हमने एक प्रोसेस देखा था जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। याद है, वो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स जो एक्टिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। रेटिनोइक एसिड इन पर्टिकुलर, अगर हम विटामिन ए की बात करें और विटामिन डी की बात करें, तो वो जाके वहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाती हैं, वहाँ जीन की मॉडिफिकेशन करती हैं, एक्टिवेशन करती हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, और एक स्पेसिफिक टाइप का मैसेंजर आरएनए बनाती हैं जो न्यूक्लियस को लीव करता है, बाद में साइटोप्लाज्म में जाके फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ओके, वंस योर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, जी, प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड आफ्टर ट्रांसलेशन, ठीक है। योर बॉडी नीड्स अ परफेक्ट प्रोटीन फॉर टू परफॉर्म फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। उसकी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। एक रॉ प्रोटीन तैयार हो गई और उसके बाद ढेर सारे प्रोसेसेस हैं जो कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं। बेसिकली दीज आर कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेसेस। आपकी बॉडी को एक परफेक्ट प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस टू अवॉइड एनी एरर, टू अवॉइड एनी मिसमैच, जिसके अंदर एसिटाइलेशन हो सकती है, मिथाइलेशंस के प्रोसेसेस हो सकते हैं, यूबिक्यूटिनेशन हो सकती है, और इस तरह के, और सल्फेशन हो सकती है। इस तरह के काफ़ी ढेर सारे प्रोसेस, वो 5-6 प्रोसेसेस होते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, या विच ऑलरेडी हैज़ प्रोड्यूस्ड, और उसकी आप पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ताकि उसको टू मेक इट एन एब्सोल्यूट आइडियल परफेक्ट प्रोटीन, ठीक है। ओके जी, तो विटामिन के का रोल आ जाता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। और सारी टाइप की प्रोटीन्स के अंदर नहीं हम बात करेंगे, और भी प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर बोन के अंदर होती हैं, ठीक है। मगर मेनली कौन सी टाइप्स की प्रोटीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करती है ये? बेसिकली इट एक्ट्स एज एन कोएंजाइम इन द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेसेस का पता है आपको, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही होती है, तो कार्बोक्सिलेशन होती है उसकी, ऑफ सर्टेन ग्लूटामेट रेजिड्यूज, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट रेजिड्यूज प्रेजेंट इन दीज प्रोटीन्स। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर ग्लूटामेट रेजिड्यूज होते हैं। उनकी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, कार्बोक्सिलेशन क्यों करते हैं वो हम आगे चल के अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम। फॉर्म्स ऑफ विटामिन के ऊपर नज़र मारते हैं, कौन कौन सी होती हैं विटामिन के की डिफरेंट फॉर्म्स। अगेन जस्ट लाइक अदर विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें प्लांट फॉर्म्स डिफरेंट हैं, और जो एनिमल्स के अंदर इन स्पेसिफिक पर्टिकुलरली आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा जो होते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल एक फ्लोरा है ना, ठीक है, जिसको नॉर्मल पूल ऑफ फ्लोरा बोलते हैं। वो जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर हर टाइम मौजूद रहते हैं, वो विटामिन के बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो प्लांट्स की बात करें तो फाइलोक्विनोन इज द वर्ड टू रिमेंबर, जिसको आप विटामिन के 1 भी कहते हैं, ठीक है। अगर प्लांट सोर्स से विटामिन के आ रहा है तो वो फाइलोक्विनोन होगा, उसको आप विटामिन के 1 भी बोलते हैं। इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा जो विटामिन के प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं मेनाक्विनोन या मीनाक्विनोन, जो भी बोलना है, ठीक है। मेनाक्विनोन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट। और विटामिन के 2, इसके अलावा कभी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की, ठीक है, बच्चों के अंदर बड़ा विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, बिकॉज स्टेराइल इंटेस्टाइन होती हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते। जब बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, उसके इंटेस्टाइन के अंदर स्टेराइल होती है वो, ठीक है। तो ज़ाहिर है विटामिन के की डेफिशिएंसी इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो फिर पैदा होते ही बच्चे को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया जाता है विटामिन के का, ताकि उसके अंदर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने और वो प्रॉपर अपना काम करें। ये ना हो कि बहुत बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, कोई हेमरेजिक डिजीज़ हो जाए, ऐसा कुछ। तो उस पर्पज़ के लिए जो सिंथेटिक डेरिवेटिव बनाया जाता है विटामिन के का, उसका नाम होता है मेनाडायोन। सो फार ये सारी टर्म्स क्लियर हो रही हैं, साथ साथ मेरी आवाज़ भी आ रही है साथ साथ आपको? किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अभी तक? सो हाँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ वुड यू लाइक टू टेल मी which 3 forms we have discussed so far? प्लांट्स के अंदर कौन सी है? would you like to type it for me? वेरी गुड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन के 1। मैं आपको ये साथ साथ इसलिए याद करवाता हूँ, ये आपसे विटामिन के 1 या के 2 करके भी पूछा जा सकता है।
मेनाकोइनोन भी करके पूछा जा सकता है, और इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि उस विटामिन के बारे में बताएं जो इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा बनाता है, या उस विटामिन के बारे में बताएं जो प्लांट से आता है। तो सो आपको ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेशन इनके याद होने चाहिए जी। और मेनाडायोन, व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट मेनाडायोन? जो कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो सिंथेटिकली जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है, जो नेचुरल सोर्सेज में से नहीं होती जी, ठीक है, जो केमिकल फार्मूला विटामिन के का बनाया जाता है फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है, जो कि इंजेक्शन या फॉर्मुलेशंस आपको इंजेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, उसका नाम होता है, उस सिंथेटिक डेरिवेटिव का नाम होता है मेनाडायोन, ठीक है। सो को पेशेंट आ जाएगा तो उसको फाइलोक्विनोन का इंजेक्शन नहीं लिख के दे देना, ठीक है, ना ही मेनाक्विनोन का देना है। फिर वो अगर वैसे तो विटामिन के का इंजेक्शन लिख के देंगे आप, अंडरस्टूड है कि वो सिंथेटिक फॉर्म में वही होता है, मगर अगर डिटेल कभी बोलनी पड़ जाए, डिस्कस करनी पड़ जाए किसी के साथ, तो फिर आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक डेरिवेटिव, द नेम ऑफ द सिंथेटिक डेरिवेटिव इज मेनाडायोन रादर देन मेनाक्विनोन और फाइलोक्विनोन। ओके ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन के हमने पहले बात की जी। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर ग्लूटामेट रेजिड्यूज और उनकी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। बेसिकली there is a compound called as gamma carboxy glutamate। होता क्या है बेसिकली, आपकी जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हमने बात की 2, 7, 9, 10 की, मैंने आपको कहता है इसको नहीं भूलना। 2 इज बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन, जिससे आगे थ्रोम्बिन बनेगा, और 7, 9, 10 डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फैक्टर्स जिनके नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस इसका ये नंबर याद रखिए। बेसिकली जब ये शुरू में आपकी बॉडी बनाती है तो क्या किस तरह बनाती है, दे आर यूजली इनएक्टिव प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं, इनको एक्टिव करवाना है आपने, ठीक है, जिसके लिए ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, ये आप गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बना रहे हैं, और उसके अंदर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसको कोएंजाइम की ज़रूरत है, और कोएंजाइम विटामिन के acts as a coenzyme for that particular enzyme, ठीक है। सो इनिशियली 2, 7, 9, 10 जो हेपेटिक सिंथेसिस होती है, ये सब कुछ आपके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं सारे के सारे लिवर के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। शुरू में ये इनएक्टिव प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्स अ विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज, ठीक है। दिस फॉर्म्स अ मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर that contains gamma carboxy glutamyl residue, GLA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, and is capable of subsequent activation। हम एक डायग्राम को पहले पहले इसको देख लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं, डायग्राम पे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये जो रिएक्शन होता है इसके इसकी कुछ लवाजमात हैं, इसकी इसकी कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी इसके लिए चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन होने जा रही है, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के, ठीक है, विच गेट्स ऑक्सीडाइज टू एपॉक्साइड फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट कन्वर्जन है, हम आगे चल के देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ग्ला इज सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय डाइक्यूमेरोल, जो कि एंटी कोगुलेंट है। हम बात कर रहे हैं विटामिन के हेल्प कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बनने में। इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या काम है, आपकी ब्लड के अंदर कहीं भी जरूरत पड़ी है क्लॉट बनने की तो वो क्लॉटिंग को प्रमोट करेंगे वो सारे फैक्टर्स। विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपका ब्लड थिन हो जाएगा। सो डाइक्यूमेरोल इज एन एजेंट जो कि एंटी कोगुलेंट के लिए यूज होता है, नेचुरली पाया जाता है स्वीट क्लोवर, एक घास जो आपकी जो ग्रास होती है, खास किस्म का एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा एक ड्रग होता है वारफ्रिन, ठीक है, ब्लड थिनिंग एजेंट है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही होती है या आपके ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और कोई उनको सीरियस थ्रेट्स होते हैं, रिस्क होते हैं उनके उनके हेल्थ को, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एनालॉग ऑफ विटामिन के, जहाँ जाके विटामिन के ने अपना काम करना है, एज अ कोएंजाइम काम करना है, वहाँ जाके ये फिट हो जाता है, विटामिन के को पीछे कर देता है और उसके साथ compete करके उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और फर्दर आपके कार्बोक्सिलेशन नहीं होती, ठीक है, और ये गैमा कार्बोक्सिल ये जो आपका है ये नहीं बनता। ओके, वारफ्रिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज वी कोर, पूरा नाम इसका है, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू रीजनरेट द फंक्शनल हाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के,
ठीक है, जब अपना काम उसने कर लिया, उसको रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम के ऊपर वो उसको रीजनरेट भी नहीं होने देता। ठीक है, सो दो टू वे काम करता है। इस डायग्राम को गौर से देखिए। दीज आर बेसिकली द प्रिकर्सर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज 2, 7, 9 एंड 10। ठीक है, ये प्रिकर्सर्स हैं। पॉलीपेप्टाइड नज़र आ रहा है और ग्लूटामाइल रेजिड्यू भी नज़र आ रहा है आपको इसके साथ अटैच्ड। ठीक है, वी हैव टू कार्बोक्सिलेट this particular glutamyl residue to form a gamma carboxyglutamate. ठीक है, for this thing to happen, we need carbon dioxide here, we need oxygen, and we need an enzyme that is called as gamma glutamyl carboxylase enzyme. Here we can see two things. One is vitamin K, the other one is warfarin. This is the point. अगर ये रिएक्शन प्रमोट करना है, इसको इन्हांस करना है, आपने गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेजिड्यू ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेच्योर जो जो इमेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो मेच्योर फॉर्म के अंदर चले जाएं, तो विटामिन के इज़ नीडेड। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज टेकिंग वारफरिन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस एंजाइम को, विटामिन के को अटैच करेगा यहाँ से, इसको इसके साथ बाइंड नहीं करने देगा, इसको इस एंजाइम को असिस्ट नहीं करने देगा, और खुद आके यहाँ फिट इन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फर्दर। आपके पास मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं आएंगे, योर ब्लड विल रिमेन थिन। ठीक है, ये आगे चल के इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर जो लोग आप में से जाएंगे, या ऑब्वियसली इमरजेंसी जो जो इमरजेंसीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, वो काफ़ी डिसिप्लिन के अंदर फॉल करती हैं। उसके अंदर अगर विटामिन के की टॉक्सिसिटी हो जाए, विच इज़ हाईली अनलाइकली इन अडल्ट्स, अगर हो जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर वारफरिन दिया जाता है। और अगर वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, कोई ऐसा पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, जिसको पहले मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट फेलियर हुआ है और उसको वारफरिन दी गई है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डीवीटी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हुई है और उसको वारफरिन के ऊपर आपने दिया है, काफ़ी 4-6 महीने के लिए आपने उसको वारफरिन देना शुरू किया है और उसका ओवरलोड हो गया, तो फिर आप उसको विटामिन के का एंटीडोट देते हैं। तो ये आपस में दोनों एक दूसरे को एंटागनाइज करते हैं। ठीक है, so the result is, after the vitamin K, the result is mature clotting factors 2, 7, 9, 10। ठीक है, और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेजिड्यू। ठीक है जी, इस डायग्राम को जाके याद कर लेना। इंटरेक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विद मेम्ब्रेन्स। अब ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बेसिकली जहाँ भी कहीं क्लॉट फॉर्मेशन करनी है आपकी बॉडी ने, ठीक है, वहाँ जाके ज़ाहिर है ये जाके ऐसे तो नहीं कर देंगे, किसी मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो ग्ला रेजिड्यूज की बात हम कर रहे हैं, जिनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी गुड चिलेटर्स, बाइंडर्स, ठीक है, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आइंस। ठीक है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस वो नेगेटिवली चार्ज होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उससे पहले जो कैल्शियम आइंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जाके उसके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर टू एडजेसेंट नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स, ये वाले। ठीक है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेजिड्यू। ये जाके बाइंड करेंगे कैल्शियम के साथ, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोथ्रोम्बिन का, जो कि प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर ग्ला रेजिड्यूज लगे हुए थे जो नेगेटिवली चार्ज हैं, और कैल्शियम हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इट इज एबल टू बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज्ड membrane phospholipids on the surface of damaged endothelium and platelets. एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉर एग्जांपल डैमेज हो गई है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो क्या होगा, वहाँ जाके ये कॉम्प्लेक्स उस जगह के ऊपर, उस डैमेज सरफेस के ऊपर जाके, जो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके वो फॉस्फोलिपिड जो लगे हुए हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और बेसिकली क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट एट विच प्रोटीलिटिक कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कैन अकर।
वहाँ जो हमने फैक्टर 2 की बात की थी या 2, 7, 9, 10 की बात की थी, जिसमें से मैंने बताया था कि 2 इज कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन, वो कन्वर्ट हो जाता है एट अ रैपिड रेट इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन आगे से थ्रोम्बस बनाता है, क्लॉट बनाता है. Let's have a look on this diagram. Here we can see this is precursor for clotting factor 2, prothrombin, 7, 9 and 10. ठीक है. Vitamin K acts as a coenzyme. It is converted into gamma carboxyglutamate or active form of clotting factor 2, 9, 2, 7, 9 and 10. Now you can see here the difference. जो carboxylate group लगे हुए हैं, they are fewer in number, they are more in number. ठीक है. Now look at this figure, this part of the figure. This is mature clotting factor 2, 7, 9, 10, having carboxylates दोनों साइडों के ऊपर. They bind with this calcium to form a complex. और ये कॉम्प्लेक्स आगे नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड करता है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ डैमेज ओवर हियर. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जाके उस जगह पे बाइंड करेगा. ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जो फैक्टर 2 है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन देयर, और यहाँ ब्लड क्लॉट बना देगा. वरना तो यहाँ अगर एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाए, यहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी ना. ठीक है, बहुत ज़्यादा. सो इट विल मेक अ क्लॉट राइट देयर. ठीक है. सो ये एक इनके इंटरेक्शंस हैं, इसको ध्यान में रखिए. ये अभी तक सारा कुछ जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन विटामिन के. फॉर एग्जांपल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, प्रिकर्सर्स तो बनाएगा आपका लिवर, मगर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं जा पाएंगे. एक्टिव फॉर्म में नहीं जा पाएंगे तो कभी भी ऐसी स्टेट आपकी बॉडी के अंदर जहाँ कोई डैमेज होता है आपकी मेम्ब्रेन्स को, एंडोथीलियल लाइनिंग को, उस जगह के ऊपर आपके पास इनफ नेगेटिव चार्ज नहीं होगा इनकी सरफेस के ऊपर जो बाइंड कर पाए कैल्शियम के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना के बाइंड कर सके आपके मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के साथ. ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट विटामिन के. एनी क्वेश्चंस सो फार? जी, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी आई थिंक यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर एग्जाम. Everyone must be thinking about the exam. मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत किया, or you are too tired to reply. Farhan Zafar is really tired. Okay. And anyone else who is really tired? आई नो एग्जाम के फौरन बाद वाला लेक्चर थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि आपकी सारी कंसंट्रेशन एनर्जी लग चुकी होती है एग्जाम के अंदर सोचने में और लिखने में. मगर ऑब्वियसली हमें टाइम टेबल फॉलो करना है. इसके अंदर ये लेक्चर है, ऑब्वियसली शुरू मैंने की डिस्कशन थोड़ी सी कर ली थी, मगर अब जाहिर है पार्ट टाइम है तो मैं इसको कवर करना है. जी. कोई कोई कंफ्यूजन अभी तक इस डायग्राम से रिलेटेड? जी. दिस इज द प्रिकर्सर, दिस इज द एक्टिव फॉर्म. Active form has the ability to bind with calcium. ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स जाके मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के साथ जाके वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करेगा. जी. एनी क्वेश्चंस? कम ऑन गाइस, रिप्लाई. ऑल इज वेल. ओके. ओके. Okay, जी. Gamma carboxyglutamate residues in other proteins. For example, we talked about clotting factors. Which clotting factors? Now you would tell me which clotting factors. कौन से फ्लैट क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं जिनमें विटामिन के काम करता है, अपना रोल प्ले करता है? 2, 7, आगे आगे, और 9 और 10. जी, वेरी गुड. 2, 7, 9, 10 इसको नहीं भूलना, जिंदगी भर नहीं भूलना. 2, 7, 9, 10. वेरी गुड. विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो आपको ठक करके बताना है 2, 7, 9, 10.
उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2, 7, 9, 10, वेरी गुड। ओके जी, अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स के अलावा गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो है, ये रेजिड्यूज जो हैं, ये कुछ कुछ और प्रोटीन्स के अंदर भी अपना काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोकैल्सिन ऑफ बोन एंड प्रोटीन्स CNS, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन लिमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ऑल्सो अंडरगो गामा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेंगे, दैट इज इट, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोकैल्सिन एंड प्रोटीन CNS। सो नाउ वी हैव कितनी चीज़ें होगी जो विटामिन के डिपेंडेंट हैं, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट डिपेंडेंट है, फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, देन ऑस्टियोकैल्सिन ऑफ बोन, देन प्रोटीन CNS, ठीक है। सो 4 फैक्टर्स हो गए आपके पास, पांचवा ऑस्टियोकैल्सिन हो गया, और उसके बाद छठा प्रोटीन C और सातवां प्रोटीन S। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्टली भी। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स जो हैं उनकी उनके अंदर इन्वॉल्व होता है, रेजिड्यूज जो ग्ला रेजिड्यूज हैं, इस तरह करके आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 7 चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, क्लियरली रिटन इन योर बुक लिपिनकॉर्ड। ओके जी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के। विटामिन के कौन कौन सी चीज़ों के अंदर पाई जाता है? नेचुरली कैबेज के अंदर होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर होता है, स्पिनच के अंदर होता है, एग योक के अंदर होता है, और लिवर के अंदर होता है। सो वी हैव कंबाइंड सोर्सेज, आपके एनिमल सोर्सेज भी हैं और आपके प्लांट सोर्सेज भी हैं। देयर इज ऑल्सो एक्सटेंसिव सिंथेसिस ऑफ विटामिन बाय द बैक्टीरिया इन द गट, जो हमने पहले बात की थी। एडिक्वेट इनटेक विटामिन के की कितनी होनी चाहिए? मतलब इतनी ऐसी इनटेक, एडिक्वेट इनटेक इज द इनटेक which is required to maintain the minimum functions of the body, ठीक है। 120 मिलीग्राम पर डे फॉर एडल्ट्स मेल्स और 90 मिलीग्राम पर डे फॉर एडल्ट फीमेल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, दीज आर 2 MCQs बेसिकली, ठीक है। क्लिनिकल इंडिकेशंस देख लें। Deficiency of vitamin K. A true vitamin K deficiency is unusual because adequate amounts are generally produced by intestinal bacteria or obtained from the diet. जो हमने डाइट की बात की, वो डाइट भी कंज्यूम करते हैं अक्सर लोग, अगर नहीं भी करते तो आपके जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हैं, अनलेस योर इंटेस्टाइन्स आर डिजीज्ड। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्यों लिमिट करने का कहा जाता है? उसका बार बार बात होती है इनजुडिशियस यूज। वो बेसिकली क्या करता है, आपके आपके सोर थ्रोट को अगर फर्ज करें आपने आंखें बंद करके बगैर कल्चर कराए एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर लिया है, या किसी किसी ने लिख दिया है, विच इज़ अ कॉमन ट्रेंड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। बगैर देखे बगैर समझे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कई लोगों को जुबानी होती हैं, कई मेडिकल स्टोर वाले खुद से भी लिख देते हैं, ठीक है। सो ये है प्रैक्टिस, इट्स अ मैल प्रैक्टिस, नहीं होनी चाहिए। पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप किस चीज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, फिर आप करें। खैर एनीवेज, वो नुकसान कहाँ करती है? वो बेसिकली नुकसान आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको भी उड़ा देती है, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आपके किसी सोर थ्रोट हुआ फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, आपने उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस को तो मारेगी मारेगी, उसके अलावा 100 और बैक्टीरिया को भी मारेगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल थे, आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल फ्लोरा थे, नॉर्मल पार्ट ऑफ योर बॉडी थे, उसको भी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। सो ये हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो गट की रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और ज़ाहिर है अगर नॉर्मल फ्लोरा नहीं है वहाँ जिसने विटामिन के बनाना है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होगा? आपका विटामिन के नहीं बनेगा, एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। That can lead to a state called as hypoprothrombinemia. प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, या आपकी थिकनिंग ऑफ द ब्लड मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। और ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, हल्की सी ब्लीडिंग हुई, इट विल ब्लीड आउट, एक्कीमोसिस हो सकती है, ब्रूजेस बन सकते हैं आपके जिस्म के ऊपर, ठीक है। सो ये सारा सिलसिला हो सकता है। न्यू बॉर्न्स जो होते हैं दे हैव स्टेराइल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। स्टेराइल का मतलब है दे डू नॉट हैव, जब वो पैदा होते हैं दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन, वो स्टेराइल होते हैं एंड कैन नॉट इनिशियली सिंथेसाइज विटामिन के, जिसकी वजह से उनको
इंट्रामस्कुलर डोज सिंगल एक डोज काफ़ी होती है। विटामिन के की दी जाती है एज अ प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने। ह्यूमन मिल्क जो होता है वो इट ओनली प्रोवाइड्स अबाउट 1/5 ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट विटामिन के, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सोर्स। ठीक है, जनरल परसेप्शन आम लोगों की क्या होती है कि जी माँ का दूध काफ़ी है, ठीक है, द मदर्स मिल्क इज मोर देन सफिशिएंट, मगर इट्स सफिशिएंट इन सो मेनी वेज, वेरी गुड, ऑब्वियसली इट्स नेचर, मगर एज फार एज विटामिन के इज कंसर्न्ड तो आपको एहतियाती तौर पे आपको प्रिकॉशनरी प्रोफिलैक्सिस किसी चीज़ को होने से पहले ही आप बचा लेते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस देना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, यू अज्यूम कि इसको ऐसा होगा और आप उसको एज अ प्रिकॉशन वो चीज़ आप एडमिनिस्टर करते हो। सो विटामिन के न्यू बॉर्न्स को देना ज़रूरी होता है। एक सिंगल काफ़ी इंजेक्शन होता है, एक सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, सो दैट दे डू नॉट डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ हेमरेजिक डिजीज़। तो इस पॉइंट को याद ही, क्लिनिकल कोरिलेट को लाजमी याद रखेंगे। ठीक है, सो और उसकी रीज़न अगर पूछी जाती है तो दे हैव न्यू बॉर्न्स हैव स्टेराइल इंटेस्टाइन्स विच इज़ इंडिकेटेड बाय दिस बोल्ड स्टाइल। ठीक है, स्टेराइल इंटेस्टाइन्स, इसको याद रखेंगे, दिस इज़ अ रीज़न। ठीक है, लॉजिकली जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे, ब्लाइंड नहीं कि यार बच्चों को लगाना है जी लगाना है। क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि उनके इंटेस्टाइन्स स्टेराइल हैं, उनके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, और जो न्यू बॉर्न है वो सिर्फ इट इज़ ही और शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मदर्स मिल्क, राइट। मदर मिल्क जो होता है सिर्फ 1/5 ऑफ द विटामिन के प्रोवाइड करता है। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपको जेन में रखने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। टॉक्सिसिटी, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ सिंथेटिक विटामिन के मेनाडायोन can produce hemolytic anemia and jaundice in the infant due to toxic effects of the membranes of red blood cells. बहुत ज़्यादा अभी विटामिन के नहीं देना आपने, हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। वो सारा आप हीम पोरफायरिया, बल्कि आज एग्जाम भी दे दिया, तो हेमोलिटिक एनीमिया के बाद जॉन्डिस कैसे हो सकता है? उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीम निकलेगा, बिलिवर्डिन बनेगा तो आगे बिलिरुबिन बनेगा और वो जॉन्डिस की कंडीशन में जा सकता है। एनी क्वेश्चन सो फार? जी जी, इनडायरेक्टली बाइंड नहीं करेगा। स्पेसिफिकली हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डायग्राम। रोल नंबर 105 आस्क्ड द क्वेश्चन, सर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन के इज नीडेड एज अ कोएंजाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमा कार्बोक्सी। ठीक है, वो जो हमने एक कंपाउंड की बात की, हमने एक सब्सटेंस की बात की जो एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है, वो कोएंजाइम नहीं है तो क्या होगा? एक्टिव फॉर्म नहीं होगा, प्रिकर्सर्स बनेंगे और प्रिकर्सर्स ही रह जाएंगे। जब भी कभी कोई इंजरी होती है एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर, वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास इतना इतना ज़्यादा एबंडेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है कि वो कैल्शियम के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना सके और वो कॉम्प्लेक्स आके फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड कर सके, तो नहीं कर पाएगा जी, इनडायरेक्टली नहीं कर पाएगा जी। माइक्रो अगर इफ इट्स रिटन 90 माइक्रोग्राम, फॉलो दैट। हाँ, उसको फॉलो करेंगे जी। एक इंजेक्शन काफ़ी होता है। आई एम न्यू बॉर्न होता कितना सा है जो उसको ज़्यादा इंजेक्शन लगाने हैं आपने? जी, 90 और 120 माइक्रोग्राम इज़ द राइट टर्म। ठीक है, वो शायद लिखने में गलती होगी। बुक को फॉलो करेंगे। ओके जी, मैं बता देता हूँ आपको टॉक्सिसिटी दोबारा। Prolonged administration of large doses of synthetic vitamin K, menadione, can produce hemolytic anemia and jaundice in the infant. ठीक है, आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। विटामिन के की एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप नॉर्मल जो जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कर देंगे तो इट विल अफेक्ट द मेम्ब्रेन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और उसकी मेम्ब्रेन्स को हिमोलाइज करेगा, हेमोलिसिस करेगा। ठीक है, उनकी हेमोलिसिस ज़्यादा होगी तो क्या होगा?
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हीम आएगा, आपका ब्रेक डाउन होगा, आपकी बिलिवर्डिन बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस स्टेट आ जाएगी। ओके जी, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ शेयर को। देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन, उसके बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं मिनरल्स की, हम आज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। अच्छा, कैन यू सी मिनरल्स एंड मिनरोलॉजी राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स? ओके जी, तो स्पेसिफिक मिनरल नहीं पढ़ेंगे आज, हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे मिनरल्स के बारे में, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह। ओके जी, दिस इज अ रेफरेंस, लिपिनकॉर्ड चैप्टर नंबर 29। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स लिखे हुए हैं। अब ये बेसिकली सेवन सेवन एंड ऑनवर्ड्स जो लिपिनकॉर्ड आई है, 7 और 8th एडिशन में भी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 29 इन्होंने दिया, तो पहले उससे पहले नहीं होता था। इन्होंने काफ़ी काफ़ी मिनरल्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया हुआ है। कुछ शायद मिसिंग होंगे और बहुत छोटे लिखे होंगे। इफ़ यू नीड फर्दर रेफरेंस, तो अब वासुदेवा, ठीक है, वासुदेव, इट्स इंडियन ऑथर बुक। वैसे तो नहीं इतनी बस ठीक है, बट मिनरल्स बहुत अच्छे लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, इसका लिंक वगैरह, और फिर उसमें से आप देख लेना। बेसिकली अब क्योंकि आपकी फिजिकल आपकी मौजूद नहीं हो आप कैंपस के ऊपर, और आप यहाँ आके फ़ोटो कॉपी और ऐसा कुछ नहीं ले सकते, यूजली हम इसके नोट्स भी रखवा देते होते थे फ़ोटो कॉपी के ऊपर, जो शॉप होती है आपकी, सो दैट यू नो एनीबडी हु वांट्स टू रीड मिनरल्स इन डिटेल, तो वो वहाँ से उसको देख सकता है। चैटर्जी में भी कुछ हद तक लिखे हुए हैं, मगर वासु इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टू स्टडी मिनरल्स इन डिटेल। उसके अंदर जो डिटेल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको ज़्यादा ज़्यादा करनी भी नहीं है, मगर सम पीपल डू रिक्वायर मोर डिटेल्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि वासु इज़ द बुक। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड, ईजिली डाउनलोड हो जाती है वैसे, ठीक है, ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जो जो ऑनलाइन बुक्स, वहाँ से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर से आप मिनरल्स का चैप्टर खोल के उसके अंदर से भी एज अ रेफरेंस गाइड उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज लिपिनकॉर्ड 29 चैप्टर में 29 कवर्स मोस्ट ऑफ इट। सोडियम हम करेंगे, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आयरन है, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, कैडमियम एंड फ्लोराइड। इस ह्यूमन न्यूट्रिशन, इनकी सोर्सेज, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और आरडीए कैसी होती है। ठीक है, आरडीए कितनी होती है, इनफैक्ट कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर। बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी ने किया है? एक सेकेंड। जी, फ्रॉम पीडीएफ। जी जी जी, शेयर लिंक। यार मैं इसको पहले अपने उसमें करके ना, मुझे गिव मी 1 डे। ठीक है, मैंने इसको अपनी गूगल ड्राइव पे नहीं किया हुआ, फिर मैं इसको अभी टाइम लग जाएगा, राइट? इसका इसका साइज़ होगा ना, मैं ऑल टुगेदर इसको चेंज करके उस पर जाऊँगा। मैं उसके अंदर कर लेता हूँ, कल मैं आपको इधर आते ही ना सबसे पहले मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सही है। ओके, ओके जी। जनरल डेफिनेशन ऑफ मिनरल encompasses द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें 4-5 चीज़ें होनी चाहिए जो कि बेसिक डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। नंबर 1 इज़ नेचुरली अकरिंग। ठीक है, ऑल ऑफ द मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग, इनको आप सिंथेटिकली नहीं बना सकते, ये आपकी बॉडी नहीं बना सकती। दे ऑल आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर टिपिकल करेक्टरिस्टिक केमिकल फार्मूला, यूजली ए बायोजेनिक। ठीक है, यूजली ए बायोजेनिक, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, शुरू में मैंने बात की थी नेचुरली अकरिंग है, तो ह्यूमन बॉडी इसको नहीं बनाती। ठीक है, ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है,
तो ये कुछ 4 5 6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इट फिट्स टू ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स. Okay, they perform several functions which are absolutely essential for the existence of an organism. These include calcification of bones, blood coagulation, neuromuscular irritability, acid-base equilibrium, फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन. अब हम जो जो मिनरल पढ़ते जाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी उसका रोल है आपका जो जो उसका एक मेन फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर वो हम साथ साथ करते जाएंगे. कैल्शियम पढ़ेंगे तो कैल्सिफिकेशन, ठीक है. ब्लड कोगुलेशन के अंदर ग्लूटामेट की बात की थी आपने, विटामिन अभी के पढ़ा है, ठीक है. उसके साथ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कोई मिनरल भी इन्वॉल्व हो एज अ को फैक्टर. उसमें कुछ रिएक्शंस वो आएंगे वो हम साथ साथ चलते जाएंगे. न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी की उसमें भी कुछ मिनरल्स होंगे जो अपना रोल प्ले करेंगे. फिर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म. उसके अंदर कुछ की रिएक्शंस होते हैं कि की मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एज अ को फैक्टर यूज होते हैं, ठीक है. सो वो हम साथ साथ चल जहाँ जो जो पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शन होगा या जिसके अंदर उसका एक पार्टल फंक्शन उसने परफॉर्म करना है उसको हम देखते जाएंगे. क्लासिफिकेशन ये पता होना चाहिए आपको, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स में क्या फ़र्क है. दे आर रिक्वायर्ड, जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डे, ठीक है. 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, मैक्रो मिनरल्स कहलाते हैं. कैल्शियम है आ गया उसके अंदर, फास्फोरस आ गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है. माइक्रो मिनरल्स की बात करें जो ट्रेस एलिमेंट्स भी जिनको बोलते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, ठीक है. आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, फ्लोराइड एंड कैडमियम, ठीक है जी. मिनरल्स को किसी और नज़र से देखें, अगर किसी और एंगल से देखें, फॉर एग्जांपल ऐसे मिनरल्स जो नेसेसरी हैं बट उनके फंक्शंस नोन नहीं है, ठीक है. क्रोमियम आ जाता है, निकल आ जाता है, ब्रोमीन, लिथियम एंड बेरियम. फिर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं एंड कंटेमिनेंट्स इन फूड स्टफ्स, रुबीडियम, सिल्वर, गोल्ड, बिस्मथ. और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, दे शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड एज फार एज योर फूड इज कंसर्न. एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए आपके फूड के कंटेंट के अंदर, ठीक है. लेड नहीं होना चाहिए, कैडमियम नहीं होना चाहिए, मरकरी नहीं होना चाहिए. ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए. ओके जी, वी विल स्टार्ट ऑफ विद कैल्शियम. इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर डिटेल जो है अगर कोई वो फिर कल के उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी. टोटल कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 किलो होता है, ठीक है. अगर आप अगर 60 kg के हैं तो उसके अंदर से वो 1 to 1.5 70 kg अडल्ट की बात अगर करें, अगर मेल के अंदर, फीमेल से थोड़ा सा कम होता है, 1 to 1.5 kg आपका टोटल बॉडी कंटेंट इज मेड ऑफ कैल्शियम. 99% पाया जाता है आपकी बोन्स और टीथ के अंदर, और सिर्फ 1% पाया जाता है आपके आउटसाइड द स्केलेटल टिश्यू, ठीक है. बोन्स और टीथ में 99% कैल्शियम है, और उसके अलावा आपका कैल्शियम 1% होता है जो कि बाकी किसी जगह के ऊपर होता है. सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, बेस्ट सोर्स इज मिल्क. बचपन से सुनते आ रहे हैं, दांत मजबूत होते हैं, दूध पिया करें, ठीक है. हमने लास्ट बात की थी विटामिन डी की, याद है कुछ पिछले लेक्चर में. तो विटामिन डी इज नॉट अ गुड सोर्स. आई मीन सोर्स, इट कैन नॉट बी सोर्स फ्रॉम मिल्क. इतना इतना अच्छा सोर्स नहीं होता विटामिन डी का मिल्क, अनटिल अनलेस इट इज़ फोर्टिफाइड. याद है ये चीज़ मैंने आपको बताई थी. दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है. एक बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, दो दे आर इंटर रिलेटेड. विटामिन डी इन्हांसेस द कैल्शियम लेवल्स, ठीक है. इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमने कल मैकेनिज्म्स पढ़े थे डिफरेंट परसों, जिसके अंदर ये कैल्शियम को सेक्वेस्ट्रेट करवाता है, रिलीज करवाता है बोन से, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन से. मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो वाले फूड स्टफ जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा विटामिन डी भी होगा. मिल्क के बारे में ये अपनी क्लियर करें पिक्चर, ठीक है. रोज़मर्रा में मिल्क काफ़ी रूटीनली यूज़ किया जाता है, काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर. तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, विटामिन डी का कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है. काउज मिल्क इज़ अबाउट 100 मिलीग्राम पर 100 ml,
ठीक है, मतलब आपने 1 ml पिया तो आपको 1 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। तो 250 ml का एक ग्लास होता है, तो 250 मिलीग्राम आप कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, एक ग्लास है। मीडियम सोर्सेज जो होती हैं इसकी, वो उसके अंदर एग योक आ जाता है, बीन्स आ जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। और बहुत पुअर सोर्सेज होती हैं उसके अंदर, सीरियल्स, वीट और राइस। ठीक है, अगर राइस सफ़ेद कलर का होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैल्शियम है उसके अंदर। ये भी एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर। आप जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के साथ जब आप डील करेंगे इन पब्लिक एरियाज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, वो हर सफ़ेद चीज़ के अंदर कैल्शियम ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। सो राइस, अगर पॉलिश राइस अगर वाइट कलर का बन के सामने आ रहा है तो इट्स अ पुअर सोर्स, इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम। सो स्टेपल फूड आपके साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर चावल और ये गंदम बड़ी शौक से दोपहर में रोटी खाते हैं, रात को चावल खाते हैं। अक्सर जगहों पे ऐसे होता है। ठीक है, या ऑल्टरनेट बेसिस के ऊपर दिनों में। ठीक है, और so the only source of calcium are cereals in low socio-economic groups. अंडे नहीं खा सकते। ठीक है, दूध तो आप क्या कहो कि जो थोड़े रूरल एरियाज हैं वहाँ दूध की तो अवेलेबिलिटी होती है इस वजह से। मगर अगर और आप लो कैटेगरी में जाएं, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में जाएं, तो शायद वो दूध नहीं अफोर्ड कर सकते पीना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो गंदम या चावल के ऊपर ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। इस वजह से उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अक्सर हो जाती होती है। ठीक है, दीज आर द फूड सोर्सेज फॉर कैल्शियम। ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये फिश है दो तरह की, एक सैल्मन नज़र आ रही है और दूसरी सार्डिन फिश नज़र आ रही है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और क्या बड़ी मज़े की एक एक चीज़ होती है। आप विटामिन याद है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स? आज एक एमसीक्यू भी आया हुआ था, एक एमसीक्यू भी आया हुआ था आपको। लेट्स सी आप सही करके आए हैं उसको कि नहीं आए। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड जी। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज। ठीक है, फॉर कैल्शियम। अगेन इन अदर सोर्सेज फॉर कैल्शियम। ओके जी, मैं अब यहाँ रुक रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी सी वो आगे आ जाएगी डिटेल्स इसकी, ये हम कल से करेंगे। आज जस्ट बेसिक आउटलाइन आपको बता दी, आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। कल हमने कैल्शियम से शुरू करना है और आगे फिर जो जो मिनरल्स आते जाएंगे वन बाय वन हम उसको करते जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डिफिकल्टी इन टुडेज लेक्चर? जी, मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, बिकॉज इट इज़ द लेक्चर विच आई एम टेकिंग फ्रॉम होम, ट्रायल बेसिस के ऊपर अभी एक देख रहे थे। मुझे जस्ट मेक श्योर करना है कि सारे लोगों को आवाज़ बिल्कुल सही आती रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लेक्चर्स। मुझे फिर ये फीडबैक आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो इसके अंदर, आज के लेक्चर के अंदर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से 2-3 महीने से अब लेक्चर्स ले रहे हैं। सो वॉइस वॉज क्रिस्टल क्लियर? ओके, वेरी गुड। और आपको जो स्लाइड की जो पिक्चर आ रही है सामने, वो उसके अंदर कोई कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आया हो, कोई इंटरप्शन किसी किस्म की? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जी, कौन सी शो फर्स्ट स्लाइड फॉर कैल्शियम? ओके बेटा, एक सेकेंड वेट, मैं कर देता हूँ। जी, आई हैव आई हैव डिस्प्लेड इट। ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। इट्स 11 o'clock, 2 minutes to 11। अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू विटामिन के या मिनरल्स के बारे में, तो हमने बहुत कम बात की ऑब्वियसली, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी सारी। उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर फिर लेटेस्ट बुक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चैप्टर जो लिपिनकॉट 6 एडिशन है उसके अंदर कहीं मिलीग्राम लिखा हुआ था। आई थिंक वहाँ से उस टाइम के ऊपर मिलीग्राम था। ये बाद मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में ठीक किया भी था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं शायद वो हो सका, ओवरलुक हो गया उसको। अगर लेटेस्ट बुक सेज माइक्रोग्राम, तो उसको माइक्रोग्राम कर लीजिएगा, 120 और 90 इन मेल्स एंड फीमेल्स एडल्ट्स। ठीक है, अगर अगर उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बुक को फॉलो करेंगे, जो लेटेस्ट बुक है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता है बुक्स के अंदर भी कई दफ़ा गलती हो जाती है, बट जो लेटेस्ट होता है तो उसको आप फॉलो करेंगे, वो यूजली अपडेटेड होती है और करेक्शंस उसमें कर दी गई होती हैं। ठीक है जी,
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड पेइंग योर अटेंशन, स्पेशली आफ्टर टेकिंग एग्जाम. इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 11 प्रॉबली. आई थिंक कल 11 बजे होगा, 11 से 12 का सेशन. तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको कैल्शियम को मिनरल्स को आगे लेके चलेंगे. ठीक है. और मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल वो भी शेयर कर लूँगा लिंक उस बुक का. ओके जी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.